तो शुरुआत करते हैं। ये हमारी जो है वो क्लास थर्ड है एंशंट हिस्ट्री की। और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट लिटरेसी वर्क की कि कौन कौन किस जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स है किसने क्या काम किया है। ये हम जब जिस राजा के टाइम पर ये बात करेंगे, जब हम राजा को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी हम इसको डिस्कस बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे कि इसने ये पर्सनालिटी इस राजा के कोर्ट में था और उसने क्या कहा है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अश्वघोष, ये मैंने साथ में लिख रखे हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, आपको सिर्फ प्रिंट आउट करना है उनका और इनको याद करना है। अश्वघोष, तो इसने बुद्ध चरित्रा लिखी थी, बुद्ध चरिता याद रखना। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सारीपुत्रा पराक्रम। ये एक और एक है सौंदर्य नंदा। ये तीन जो है वो बुक्स है जो उसने लिखी है अश्वघोष ने। किसके टाइम पे हुआ था, किसके टाइम पे ये एक्टिव था, पर्सनैलिटी जो इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी फेज में था, इसको हम तब करेंगे जब हम उस फेज में पहुंचेंगे, महाजनपद के बाद। ठीक है। उसके बाद दूसरा है भाषा। इसने जो है वो पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, ठीक है, वो यहाँ से लिंक होती है। एक दूसरा बाला चरिता इसने लिखी है। और स्वप्ना वासा दत्ता वासवत्ता वासवा दत्ता ये इसने लिखी तो है। अश्वघोष वाला फिर से बताओ। अश्वघोष ने लिखी है बुद्ध चरित, ठीक है, सौंदर्य नंदा और सारी पुत्रा पराकरना। ये तीन बुक्स है जो इसने लिख रखी है, मतलब इसके वर्क है, किसने क्या क्या काम किया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कालिदास। कालिदास रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवा। ये कुमार संभवा रघुवंशम है क्या, इसको हम तब डिटेल में करेंगे जब हम कालिदास को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कालिदास जब आएगा, जिस राजा के कंटेम्प्रेरी में कालिदास होगा वहां पर उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है। अभी अभी जना शकुंतलम, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन में कि ये किसने लिखा है, चाहे वो पुलिस पटवारी हो, चाहे वो आपका टीजीटी या कोई भी कमीशन हो, या एच एस अलाइड हो, क्वेश्चन यहां से आता ही है। ठीक है। मालविका, मालविका मित्रा, ठीक है, मालविका निमित्रा, ये भी इसने लिखी है। विक्रमो विक्रम ओ रावर्ष्या, ये भी इसने लिखी है। और मेघदत्त, मेघदत्त भी कालिदास ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि मेघदत्त किसने लिखी है, कुमार संभव किसने लिखी है, इस तरह से। प्लस कालिदास को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। विशाख विशाख दत्त ने लिखी है दो बुक्स मुद्रा राक्षा और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। अभी इन डेप्थ में अगर हम हिस्ट्री को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो ये जो बुक्स है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है उस टाइम के पीरियड की, कि वहां पर जो राजा था उस राजा के टाइम पे जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रखे हैं वो इन बुक्स में मैंशनड है, इन सोर्सेज में मैंशनड है। इसलिए इतना सोर्सेज में तो हमें नहीं पढ़ना है, हम इसको जब उस राजा के टाइम पे पढ़ेंगे तब हम इनको पढ़ेंगे कि इस बुक में उसने क्या कहा है उस राजा के लिए। देन उसका बाद पाणिनि, इसका अष्टाध्यायी हमने कल भी बात करी थी। पतंजलि का महाभाष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आर्यभट्ट का, जो आर्यभट्ट थे इनका था आर्यभट्टियाई, ठीक है। वराहमित्रा, इसका है बृहत बृहत संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाण भट्ट का हर्षा चरित्र, मैंने कल भी बात की थी। ये बाण भट्ट जब हर्षा को पढ़ेंगे, हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे बाण भट्ट को हम साथ में कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद है वकपाती। वकपाती का जो है ये आपका ये ना प्राकृतिक में है। प्राकृतिक प्राकृतिक अगर बात करें तो लोकल लैंग्वेज होती थी, जैसे संस्कृत एक कोर्ट लैंग्वेज थी, तो प्राकृतिक जो है वो लोकल लैंग्वेज। ठीक है। यहाँ पर जो वो प्राकृतिक का गरुड़ा वहा, और ये किसके बारे में, ये गरुड़ा वहा अबाउट यशोवर्मन ऑफ कनौज। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ पर जब हम यशोवर्मन को पढ़ेंगे ना कनौज के, तो हम उसके बाद में हम यहाँ पे वकपाती को भी पढ़ेंगे कि, और ये जो उसका प्राकृतिक में जो इसने लिखा है नॉवल, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। बिलहाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलहाना का ये बहुत बड़ा सा नाम है। विक्रमणा कादेव चरिता, ये जो है वो जो चालुक्यन किंग है विक्रमादित्य टू, इसके अराउंड घूमता है। तो जब विक्रमादित्य टू को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा कि ये जो नाम है वहां पर आएगा कि ये किसने लिखा है, तो याद रखना बिलहाना ने ये लिख रखा है। इसी तरह से जो है वो आपके क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बनने के चांसेस होते हैं यहाँ से। देन उसके बाद है नंदी का लंबकम, ये जो लिखा है ये पालवा किंग नंदीवरम के टू के बारे में है, 9th सेंचुरी एडी में है। इसको भी हम पूरा पढ़ेंगे। मतलब जब आप पालवास को पढ़ेंगे तो वहां पर ये ऑलरेडी आ जाएगा, हमें सिर्फ यहाँ पर सोर्सेज समझने हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के क्या क्या सोर्सेज हैं। पृथ्वीराज रसो,
पृथ्वी राजा रसो, ये चांद बरदाई ने लिखी है, चांद बरदाई ने लिखी है अबाउट पृथ्वीराज चौहान। ब्रिज भाषा में लिखी है, ये याद रखना, ब्रिज भाषा में, ये एपिक पोयम है। पृथ्वी राजा रसो चांद बरदई ने लिखी है ये, और ये जो है वो आपका पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में है। तो ये मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज, वो सारा इवेंट साइकिल इसमें मैंशन है। तो हमने इस सोर्स को पढ़ा, तब हमें पता चल गया अबाउट पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, उसके बाद है संध्याकारा। संध्याकारा की है नंदीज रामचरिता। नंदीज रामचरिता किसकी है? ये संध्याकारा की। और ये अबाउट रामायण एंड रामपाला, अबाउट रामायण और रामपाल। जो रामपाल था ये बंगाल का किंग था 11वीं 12वीं शताब्दी में। तो ये पाल डायनेस्टी वाले, जब हम पाल डायनेस्टी को पढ़ेंगे तो वहां पर ये कवर हो जाएगा। ठीक है, कुमारा पाला चरिता, कुमारा पाला चरिता ये हेमचंद्र की है, बाय हेमचंद्र, और ये संस्कृत में लिखी गई है। प्लस साथ में एंड प्राकृतिक, संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज का जो है वो यूज किया गया है। और अबाउट चालुक्यन किंग कुमारपाल, और ये किसके बारे में? कुमार किंग जो था, जो चालुक्यन किंग था कुमारपाल, उसके बारे में। किसने लिखी है? हेमचंद्र ने। तो आपके लिए सोर्सेज को याद करना जरूरी है कि ये किसने लिखा है, किसके टाइम पर है, किसके बारे में है। उसको हम भी इन डिटेल अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। देन फॉरेन सोर्सेज की अगर हम बात करें कि जो फॉरेनर्स जिनसे जो है वो हमें जो है वो हिस्ट्री मिलती है, तो सबसे पहले चाइनीज ट्रेडर्स की, अगर चाइनीज की अगर हम बात करें तो फा हीन सबसे पहले आया था, हुइन सैंग उसके बाद दूसरे नंबर पे आया था, और जिंग ये जो है वो तीसरे नंबर पे आया था इनके बाद में। तो इनको हम पढ़ेंगे इन डिटेल कि फाहिन किसके टाइम पे आया था, फाहिन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हिमाचल में फाहिन कहाँ कहाँ रहा था, वो आपको मैम साथ में करवा देंगे। प्लस हम जो है वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे। ऐसा ही आपका हुइन सैंग है, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि जब पूरा स्टडी करेंगे अच्छे से इसके फेज को। देन उसके बाद अरब ट्रेडर्स में अगर हम बात करें तो अल ब्रूनी, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल ब्रूनी। इसका एक बुक थी, ठीक है, द इंक्वायरी ऑफ इंडिया, तकीक तहकीक हिंद, एक तारीख हिंद है, एक तकीक है हिंद है, मतलब इंक्वायरी करना इंडिया की, जिसमें जब वो इसने इंडिया को जब वो पूरा डिफाइन किया है कि भारत एक्चुअल में है क्या, जिससे जब वो हमें एंशियंट सोर्सेज का पता चलता है। फरदोसी, ठीक है, फिरदौसी, सॉरी, फिरदौसी के बारे में अगर हम बात करें तो फिरदौसी का है शाहनामा। शाहनामा में भी जो है वो भारतीय समाज, ठीक है, भारतीय ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी कैसी थी भारत की, भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, ये मेंशन है। उसके बाद है गुलिस्तान, गुलिस्तान ऑफ सादी, सादी की जो बुक है गुलिस्तान, ये भी जो है वो हमें एंशियंट सोर्सेज के बारे में बता रही। तो ये कुछ एपिक्स है, कुछ बुक्स है, कुछ वर्क्स है, राइटर्स के नाम मैंने मेंशन कर दी, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि ये किसने जो है वो लिखा है, किसके टाइम पे बुक बनी है, बस इस तरह से। तो ये थे आपके रिटर्न सोर्सेज, यानी कि जो लिखित सोर्सेज है हमारे पास। अब उसके बाद दूसरे सोर्सेज आते हैं, वो आते हैं आर्कियोलॉजिकल, मतलब आर्कियोलॉजी यानी कि जो अवशेष। जो आर्कियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजी जो स्टडी होती है वो होती है स्टडी ऑफ पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, मतलब जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं उनकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। और जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो ये हम फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं ना पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं पेलियंटोलॉजी। पेलियंटियोलॉजी याद रखना, इसमें कहते हैं कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स या जो डेड जो रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, कि लोग आदमी मर जाता है उसके बाद उसके जो जानवर के बोन वगैरह जो बचते हैं, जिनसे जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं, जो बच जाते हैं। और उन फॉसिल्स की जो स्टडी है उसको बोलते हैं पेलियंटियोलॉजी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नोट है कि इसमें ये मुझे एक्स्ट्रा टर्म मिली तो मैं इसको साथ में ऐड कर रहा हूँ, अबाउट द्वारका। तो द्वारका जो है वो कोस्टल साइट इन गुजरात है, समुद्र के अंदर है। और अभी रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात जो है वो, जो गुजरात का जो पोर्ट वाला रीजन है जहाँ पे द्वारका थी, वहां पर समुद्र के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि यहाँ पर एक पोर्ट सिटी थी, एक पोर्ट सिटी थी जिस जो है वो समुद्र में सबमर्ज्ड हो गई है। तो और इसकी जो एज की बात की गई है वो की गई 1500 BC पहले, ईसा पूर्व अगर हम इसको कहें तो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था ये, लॉर्ड कैनिन के टाइम पे। और किसने बनाया था ये कोई बताएगा मुझे? वो एज अ फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर क्या कुछ? हाँ जी, कुनिंगम, जैसे। ठीक है। उसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट वेज है
इसमें अगर हम बात करें तो इसमें रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब ये हुआ कि कार्बन का C14, याद रखना आपको, सिर्फ यही याद रखना है, C14 और C12, इनका यूज किया जाता है एज को नापने के लिए, कि वो ये अनुमान लगाने के लिए कि ये कितने साल पुराना है। तो ये जो डिस्कवर की थी, ये अमेरिकन केमिस्ट था जिसने डिस्कवर की थी, विलार्ड लिबी ने 1949 में ये डिस्कवर किया था। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके बाद है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का मतलब हुआ स्टडिंग ऑफ लिविंग कल्चर्स एंड कम्युनिटीज। मतलब कि जैसा इंडियन कल्चर हो गया या इंडियन कम्युनिटीज हो गई, सिख कम्युनिटीज हो गई, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, या इंडियन कल्चर, मुस्लिम कल्चर, हिंदू कल्चर, ठीक है, ब्राह्मणिज्म या साउथ इंडियन कल्चर। ये जो कल्चर की स्टडी और कम्युनिटीज की स्टडी, इसको बोलते हैं एथनोग्राफी। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफी की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, मैम ने बताया था क्लास में, इंस्क्रिप्शंस क्या होती है। व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, कौन बताएगा। शिवाती मैम, बुढ़ाली मैम। इंस्क्रिप्शन जैसे शिलालेख होते हैं। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पर लिखी गई बातें हैं, हाँ जी। ठीक है। अभी क्या होता था, पहले पत्थरों पर लिखे गए, पत्तों पर लिखा गया था पहले। पत्ते जल भी सकते थे, मिट भी सकते थे। फिर ये अनुमान लगाया गया कि पत्थरों पर डिजाइन बनाकर लिखा जाए, जिससे जो है फिर वो क्या है, लाइफ टाइम तक वो रहेंगे, ठीक है, जिसको हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, इनको बोलते हैं एपिग्राफी, याद रखना। और जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो अभी हमें रिसेंटली जो हम एग्जाम्पल भी अगर हम इंक्लूड करें, तो ये पट्टादकल, पट्टादकल पिलर इंस्क्रिप्शन बाय कृथिवर्मन टू ऑफ चालुक्यन किंग। तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो इंस्क्रिप्शन के नाम का बनता है, कि ये इंस्क्रिप्शन है और ये किस किंग के साथ लिंक कर रही है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इंस्क्रिप्शन बहुत सारी है, और जैसे जैसे जिस जिस राजा के टाइम पे आती रहेगी, हम उनको कवर करते जाएंगे। और फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन जो है वो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है। कोई बता सकता है जूनागढ़ रॉक जो इंस्क्रिप्शन है कौन से राजा के साथ लिंक करती है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत सर इंपॉर्टेंट अशोक है। के साथ। हाँ जी। अशोक के साथ सर। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके साथ लिंक कर रही है, रुद्रा दमन। हाँ जी, रुद्र। रुद्रा दमन याद रखना, रुद्रा दमन के साथ ये इस तरह से ही बस आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। RUDRADAMAN, ठीक है, रुद्र दमन के साथ ये लिंक करती है। अभी सबसे पहली स्क्रिप्ट थी खरोष्टी, मतलब खरोष्टी स्क्रिप्ट को सबसे पहले देखा गया है, जो आपकी 3rd सेंचुरी BC यानी कि 3 सेंचुरी ईसा पूर्व जो है वो डेड, यानी कि उसका एंड होना शुरू हो गया खरोष्टी का। और खरोष्टी को आपका रिप्लेस कर दिया ब्राह्मी स्क्रिप्ट ने, मतलब आपका लिखने का तरीका। अभी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके ओरिजिन का क्लियर नहीं है, कि या तो वो इंडियन इंडिजीनियस थी, मतलब इंडियन ही, मतलब हमारे भारत से ही वो आई थी स्क्रिप्ट, या फिर फॉरेनर्स की इन्फ्लुएंस उसमें थी, अरेमिक, मतलब कि आपका सेंट्रल एशियन जैसे आर्यन भारत में आए थे, इस तरह से अनुमान लगाया जाता है कि क्या वो स्क्रिप्ट भी बाहर की थी या हमारी थी। तो अभी एज इट इज क्लियर नहीं है। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं ब्रह्मी के, जैसे तमिल ब्रह्मी हो गया, गुप्ताज की होगी, कुशनाज की होगी, अशोका की होगी अलग से। तो खरोष्टी सबसे पहले ध्यान रखना कि 3rd सेंचुरी BC के अराउंड जो है वो खरोष्टी खत्म हो गई। देन खरोष्टी के बाद आपका ब्रह्मी शुरू हुआ, ठीक है। और ब्रह्मी जो है स्क्रिप्ट आपके अशोका पोस्ट मौर्य के टाइम पे रही। लेकिन जब ब्राह्मण्स का राइज शुरू हुआ, ब्राह्मण्स का, तो 3rd सेंचुरी CE में जो है वो आपका संस्कृत ने जो है वो उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब संस्कृत अब जो है वो एंट्री करने लग गई। तो संस्कृत मतलब ब्राह्मण डोमिनेशन शुरू हो गया, तो अब संस्कृत जो है वो कोर्ट लैंग्वेज बन गई। ऐसा जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चले इसको हम, कि जैसे जब मुगल्स थे तो पर्शियन लैंग्वेज थी, ठीक है, उर्दू फॉलो की जाती थी। लेकिन जब इंग्लिश आए तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कोड लैंग्वेज बना दिया, तो मतलब पर्शियन को रिप्लेस कर दिया। सेम एज इट इज यहाँ पर भी है, कि पहले ब्राह्मण डोमिनेशन नहीं था, लेकिन जब ब्राह्मण डोमिनेशन आया तो उन्होंने संस्कृत का यूज करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद
ये अनुमान लगाया जाता है कि जो संस्कृत की शुरुआत हुई थी बाय 6th सेंचुरी एडी, 6th सेंचुरी एडी जो है वो संस्कृत पूरी की पूरी रॉयल लैंग्वेज बन गई है। मतलब पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो संस्कृत में ही हो रहा है। तो की फैक्ट्स देख लेते हैं हम कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है संस्कृत से लिंक कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो रॉयल पैटर्न, कोर्ट लैंग्वेज भी संस्कृत बन चुकी थी, कल्चरल एस्पेक्ट संस्कृत के लिंक हो रहे हैं, और रिलीजियस एस्पेक्ट मतलब रिलीजियस लैंग्वेज यानी कि कर्म कांड जो है वो सारे अब जो है वो संस्कृत श्लोक्स के थ्रू ही हो रहे थे। तो मतलब संस्कृत बिकम योर ऑफिशियल लैंग्वेज। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि 3 से लेकर 6 तक के बीच में संस्कृत जो है वो पूरी डेवलप्ड होकर, मतलब डेवलप्ड, या हम कह सकते हैं कि पूरा जो संस्कृत से ही में ही जो है वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो गई थी। प्राकृतिक पाली का जो है वो कम जो था, इतना प्रभाव नहीं रहा था। और इस फेज को कहते हैं ब्राह्मण डोमिनेशन। इस फेज में जो वो ब्राह्मण डोमिनेशन हुआ है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर भक्ति मूवमेंट लॉन्च की है। और जब वो भक्ति मूवमेंट लॉन्च की गई तो यहाँ पर जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत जो साउथ इंडिया से हुई थी वो द्रविडियन लैंग्वेज में हुई थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संस्कृत को चैलेंज करने के लिए द्रविडियन लैंग्वेज आई। अब ये कंसेप्ट को ना आप थोड़े से और बड़े लेवल पर जाकर समझो, मतलब समझने के लिए देखो। सबसे पहले क्या था, आपका खरोष्टी स्क्रिप्ट थी। खरोष्टी के टाइम पे आपका संस्कृत नहीं थी, संस्कृत थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जो आपका पाली और प्राकृतिक, ये दो लैंग्वेजेस थी जो लोकल लैंग्वेज थी। बुद्धिज्म जैनिज्म इसी में स्प्रेड हुआ। फिर उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट आई, अशोका के टाइम पे इंपॉर्टेंट थी, मौर्य के टाइम पे। देन उसके बाद 3rd सेंचुरी BC में प्राकृतिक पाली तो थी ही थी, लेकिन संस्कृत का राइज शुरू हो गया। फिर संस्कृत एक्सपैंड कर गई, पाली प्राकृतिक कम हो गई। अभी दोबारा से यहाँ पर 6th सेंचुरी AD में जब भक्ति मूवमेंट शुरू होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं तमिल लैंग्वेजेस यानी कि आपका द्रविडियन लैंग्वेजेस जो है उनका विस्तार होना शुरू होता है ड्यूरिंग द लेट पोस्ट गुप्ताज के टाइम पे 6th सेंचुरी में। और द्रविडियन लैंग्वेजेस मैं बता चुका हूँ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है और कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस है रुडाली मैम? मैं कल बता चुका हूँ इसको, मुझे जल्दी जल्दी आंसर दो। सर 6 है। कौन कौन सी है? सर एक है उड़िया, एक है मलयालम, एक है कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। होगी छः? जैसे दोबारा बोलो एक बार और। ओडियाई, सर जैसे मलयालम, एक संस्कृत, जैसे संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम मलयालम, संस्कृत। मलयालम, ठीक है। तो ये 6 जो है वो क्या है आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है। और ये आता ही है, इसमें जो लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज बनी है वो बनी है उड़िया 2014 में। में सर। ये न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक रिसेंटली जो है वो आपका जो है वो तुलु लैंग्वेज की डिमांड की जा रही है कि इसको भी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए। और जो आपका इंस्क्रिप्शंस, अगर हम शिलालेख की बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिलालेख है। शिलालेख जो है वो बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब शिलालेख मतलब जो उस बात उस टाइम पे लिख दी गई पत्थरों पर। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी में इवेंट्स मिले हैं, जैसे अशोका की इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन की इंस्क्रिप्शन, इस तरह से। पहला पॉइंट मतलब एक क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री मिल रही है। दूसरा, आपको मान लीजिए अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं अफगानिस्तान में, अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं आपका श्रीलंका में, अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं बर्मा में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हो सकता है कि अशोक का जो साम्राज्य था वो इन सारी जगहों में स्प्रेड हो। तो एक तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन का बताता है कि टेरिटोरियल कि किस राजा का जो है वो कंट्रोल कहाँ तक था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट इन जो इवेंट है हमारा वो है क्वाइंस। एज सच एज क्वाइन से जो है वो हमारे एग्जाम्स में लाइक अलाइड, पटवारी, इसमें तो कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टीजीटी, कमीशन, इन सब में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाइंस का मतलब है, क्वाइंस की जो मेन जो शुरुआत होती है वो होती है आपका 5th सेंचुरी और 6th सेंचुरी BC के बीच में, जब आपका महाजनपद पीरियड राइज हुआ। वेद में हम बात करेंगे तो बार्टर सिस्टम, इससे पहले बार्टर सिस्टम था। आपको क्वाइन नहीं मिलेंगे, सिर्फ मोहरें मिलती थी, या मिलती थी स्टैम्प। स्टैम्प यानी कि मोहर ही हुआ एक तरह से वो, कि ये इस राज्य की मोहर है, या अनुमति पत्र होता था कि अगर आपको राज्य में एंटर करना है तो आपको अनुमति पत्र जो है वो लेना पड़ेगा। ये एविडेंसेस जो है वो पहले होते थे।
लेकिन 5वीं सेंचुरी बीसी के बाद ये अनुमान लगाया जाता है, जब इमरजेंस हुआ आपका महाजनपद का, यहाँ पर जो है वो कॉइन शुरू हुए, सिक्कों की शुरुआत हुई। तो बेसिक यूनिट थी, और सिक्कों का जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले रति के साथ हुई थी। ये ना रति का ये मतलब इन सिंपल अगर हम इसको समझे तो ये कॉइन वेट सिस्टम जिसको को कहते थे, मतलब आपका बेसिक यूनिट ऑफ इंडियन कॉइन वेट सिस्टम जिसको कहते थे रति। और ये रति जो है वो आपने सीड्स है, ये रति सीड्स है, वो सीप देखे, सीप वो होते नहीं शंख, छोटे छोटे रंग बिरंगे सीप होते हैं, हाँ छोटे जी छोटे, सर। वो हैं ये, उनको बोलते हैं रति। वो यूज होते थे पहले, ठीक है। और एक गुंजा बैरी के बीज होते थे। इसके बाद जो ओल्डेस्ट कॉइन्स की अगर हम बात करें तो मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, और उनकी जो शेप थी वो रेक्टेंगुलर थी, समटाइम्स स्क्वायर थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोई शेप नहीं, एज इट इज सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उनकी शेप्स ना इस तरह से होती थी, कोई एक क्लियर शेप नहीं थी। लेकिन कॉइन्स का सिग्निफिकेंस हम जरूर देखेंगे कि उस टाइम पे कॉइन्स में क्या मेंशन होता था शुरुआत में। तो सबसे पहले शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हो सकता था कि कोई प्लस का साइन बना दिया, ठीक है, या फिर कोई इस तरह से माइनस का साइन बना दिया, मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो है वो देखने को मिलते थे, पहला कंसेप्ट कॉइन्स के ऊपर। दूसरा, आपको प्लांट्स मिलते थे। अभी अगर हम बात करेंगे महाजनपद पीरियड के अर्ली फेज वाली, तो वहां पर प्रकृति से लोगों को लगाव था, तो वो हो सकता था कि पेड़ मेंशन कर देते, जैसा हम भी देखते हैं कि हमारे 5 के सिक्के में धान होता था पहले पहले टाइम में, ठीक है। धान होता था, मक्की का होता था स्पॉट, वो बीज बीज करके ऐसा बनाया होता था, शायद कनक होती थी या फिर उसमें कुछ मेंशन होता था। देन उसके बाद कॉइन्स में प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स, ठीक है। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे सिक्के में जो है वो एम्बलम वाला वो निशान बना है शेर के, वो हमें मिलते हैं। तो सेम एज इट इज उस टाइम पे भी था, हो सकता है वो बुल हो सकता है, वो लायन हो सकता है, कुछ भी, तो ये कॉइन्स में यहाँ पे मिलते हैं। देन व्हील्स, जब व्हील डिस्कवर हुआ, पहिए की खोज हुई, तो उसके बाद पहिए को इस तरह से कॉइन पे मेंशन किया गया, तो इस तरह से पहिया बनाया गया, तो कुछ कॉइन्स में पहिया मिला, ठीक है। और काफी उस पर देखा गया हमें कि कुछ कॉइन्स पे सन बना हुआ था। अब सन बनने का मतलब क्या हुआ कि ये डायनेस्टी जो है वो सन वाली लिंक, सूर्यवंशी है, इस तरह से भी हो सकता था। कहीं पर चांद भी बना हो सकता था, वो चंद्रवंशी हो गया। चंद्रवंशियों ने अपने कॉइन लॉन्च कर दिया, उसमें चांद बना दिया, सूर्यवंशियों ने अपने सूर्य का बना दिया। तो ये चांद, ये इंपॉर्टेंट था कॉइन्स के साथ। कुछ में माउंटेन्स भी थी जो प्रकृति को फॉलो करते थे। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो कॉइन्स की गोल्डन फेज है वो शुरुआत होती है इंडो ग्रीक्स के साथ। कि इंडो ग्रीक्स में हमें, जब इंडो ग्रीक्स रूल जब शुरू होता है, उस टाइम पे जो है वो कॉइन्स की डिटेल स्टडी हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉइन थे वो एक तो दो साइडें थी कॉइन की, एक साइड पे राजा जो है इशूइंग राजा, उसका नाम होता था, प्लस दूसरी साइड में डाइटी जो जिस भगवान को पूजता था उसका चिन्ह होता था। याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक साइड पर क्या होगा, राजा का नाम होगा, देन वो भी अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा होता था। दूसरी साइड पे जो है वो राजा की डाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो कुशानास थे उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। इनको मैं अभी कॉइन्स भी दिखाता हूँ आपको, और इसको डिटेल में आगे देखेंगे। कुशानास ने गोल्ड कॉइन इशू किया था। यहाँ पर एक साइड पे फिगर यानी कि नेम, फिगर नेम एंड टाइटल राजा का, और दूसरी साइड पे डाइटी का नाम, यानी कि जिस जिस जो उस जिस जिस ऐसा होता है कि इस राज्य की ये मुख्य डाइटी है, जो डाइटी मतलब कि जिसकी वो पूजा करते थे, ये याद रखना। और जो इंपीरियल गुप्तास थे, इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, इंपीरियल गुप्तास के जो कॉइन थे उनको दिनार कहते हैं। ये इन डिटेल अभी आएगा आगे, डोंट वरी, ठीक है। दिनार कहते थे उनको, गुप्तास के कॉइन्स को, तो याद रखना गुप्तास के कॉइन्स को क्या कहते हैं, दिनार। और जैसे यहाँ पर गोल्ड यूज हुआ है कुशाणास के टाइम पे, तो पोस्ट गुप्तास के टाइम पे यहाँ पर जो है वो गोल्ड कम हो गया था यूज करना। सिकंद गुप्त के टाइम पे गोल्ड से जो है वो गोल्ड थोड़ा सा ही मेंशन होता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो अदर्स यानी कि आपका सिल्वर और कॉपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। सिल्वर कॉइन तो गुप्ताज ने बहुत इशू किए हैं, लेकिन कॉपर किए हैं, लेकिन बहुत रेयर जो है वो इशू किए हैं, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अब हम पढ़ेंगे कॉइन्स को, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ। तो मैंने ये साथ में मेंशन कर दिया यहाँ पे, आप इसका जब आप पीडीएफ का प्रिंट लोगे तो आपको इजी रहेगा। तो सबसे पहले जो कॉइन थे वो थे पंचमार्क कॉइन।
अब ये कॉइन्स भी किस तरह से, तो सबसे पहले पंच्ड मार्क कॉइन, इनको देखा गया है 7th-6th सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी के बीच में। देखो अब ये एजेस जो है वो वेरी करती है, किसी हिस्टोरियन, कोई हिस्टोरियन इसको 6-7 बोलता है, कोई इसको 8-9 बोलता है, कोई इसको 5-6 बोलता है। तो हमें डेट को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है कि ये कॉइन्स जो है वो मैन्युफैक्चर, इनकी टेक्निक्स कैसी है। पंच मार्क कॉइन, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, जिस तरह से बनाए जाते थे, ठीक है, मोस्टली सिल्वर के बने होते थे। देखो अभी 7 से 6 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इस टाइप पे गोल्ड की बात नहीं हो रही है, सिल्वर के कॉइन बने होते थे, ध्यान रखना, मोस्टली मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है। और जनपद पीरियड में सबसे पहले देखा गया है इनको। देन उसके बाद मौर्याज के टाइम पे भी इंपीरियल मौर्याज, मतलब आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आपका अशोका, इनके टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट। और ये रहा पंचमाह का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर 5 तरह की आकृतियां बनी हुई है इस तरह से, 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ पर व्हील भी बना हुआ है, कुछ ये इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये था, इस तरह से जो है वो क्वाइंस पर बना होता था। ये तो एक रेक्टेंगुलर शेप है, डिफरेंट शेप्स भी होती थी। देन उसके बाद इंडो ग्रीक्स, सकाज और आपका कुशानाज, इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स जो है वो लॉन्च किए। जैसे आपका इंडो ग्रीक आए तो उन्होंने सिल्वर जो कॉइन था उनको तो बढ़ावा दिया, प्लस उसमें उन्होंने अपने गॉड्स के बारे में मेंशन करना शुरू किया। ग्रीक जो गॉड थे और गॉडेसेस थे, उनके जो है वो उनके फिगर्स को मेंशन करना शुरू किया अपने कॉइन्स में। देन उसके बाद सकाज आए, तो सकाज कॉइनेज, एक तो सका का तो कैलेंडर ही बहुत फेमस है, ठीक है, सका कैलेंडर जिसको फॉलो किया जाता है। देन उसके बाद सकाज जो है वो वेस्टर्न जो ये रीजन में थे लोकेटेड, इन्होंने जो है वो 78 AD, यानी कि आपका 78 AD में इन्होंने कॉइन्स जो है वो शुरू किए। प्लस ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो हमारा सका कैलेंडर को हम फॉलो भी करते हैं, तो ये कंसेप्ट भी याद रखना कि जो हमारा कैलेंडर है वो सका कैलेंडर है। देन कुशानाज के टाइम पे जो है वो गोल्ड कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और देखो कुशानाज के कॉइन्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आपको इस तरह से शो होगा। देखो एक तरफ राजा और दूसरी तरफ उसकी डाइटी, राजा और डाइटी सेम ऐसा ही है। देखो अब इसकी शेप जो है वो यहाँ पर सिमिलर है, डिफरेंट भी हो सकती है। इनिशियली गोल्ड में थे, पहले गोल्ड में। अब पहले गोल्ड में थे तो इसका मतलब क्या हुआ, एक राजा सोने के सिक्के की मोहर से सोने के सिक्के लॉन्च कर रहा है, दैट मीन्स उसकी समृद्धि, वो विकास, उसके पास इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी है उसके टाइम पे। तो मतलब क्या हुआ कि समृद्ध था। लेकिन जब गोल्ड को रिप्लेस कर रहा है कॉपर या सिल्वर, तो इस तरह से देखो, जैसे ये गोल्ड हो गया और इसके बाहर बाहर सिल्वर लगा दिया, तो मतलब क्या होगा, गोल्ड कम है, मतलब समृद्ध कम है, ठीक है। तो उसने अल्टरनेटिव मेथड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। सातवाहनाज के टाइम पे अगर हम बात करें, 270 से लेकर 30 बीसी तक, इन्होंने भी जो है वो काफ़ी सारे कॉपर और लेड कॉइन्स जो है वो इशू लॉन्च किए हैं, ठीक है, याद रखना ये। और इनके कॉइन्स में आपको एलिफेंट, लायन, बुल, हॉर्सेस की फोटोज दिखेगी मिलेगी। देखो इस तरह से ये कॉइन्स हैं, देखो इनकी कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है इस तरह से। ये स्वास्तिक का साइन होता है ना, ये वाला साइन, हाँ जी सर। इस तरह से। फिर देखो यहाँ पर त्रिशूल टाइप में कुछ बना हुआ है, यहाँ पर अर्थ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस तरह से जो है वो इनिशियल कॉइन्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं। देन उसके बाद ये वाली साइड देख लो, यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो एक साइड तो राजा का चित्र बना है, देन उसके बाद दूसरी साइड डाइटी, बीच में डाइटी और उसके आसपास में कुछ चित्र बना रखे हैं। तो ये कॉइन्स जो है वो आपके लॉन्च किए गए हैं इस तरह से। गुप्ताज के कॉइन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, गुप्ताज को फॉलो किया, गुप्ताज, ठीक है, इन्होंने कुशानाज को एक तो फॉलो किया सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि गुप्ताज कॉइन इज फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ, इन्होंने फॉलो किया है कुशानाज के, कि एक तरफ जो होगा वो किंग होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, डाइटी होगा, ठीक है। प्लस इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर लैंग्वेज को यूज किया है ब्रह्मी को, ठीक है। अर्लीस्ट कॉइन जो आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त, ये 3 इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटीज, इनका नाम याद रखना है, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता और कुमारगुप्त, ये ही हम पढ़ेंगे। इस तरह से ये जो है वो कॉइन्स जो है वो इशू किए गए हैं। इसकी मैं आपको अलग से पीडीएफ भी बनाकर भेज दूंगा, और ये वाली पीडीएफ तो आपके पास ऑलरेडी पहुंचेगी ही। देन उसके बाद साउथ इंडियन कॉइन्स, साउथ इंडियन कॉइन्स चोला सेरा ने जो इशू किए हैं वो है ये वाले कॉइन्स। इनके बारे में एग्जैक्ट हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है।
चोलास के कॉइन्स भी सेम ऐसे ही थे कि एक तरफ जो वो राजा था, दूसरी तरफ उसकी डायटी थी। कॉइन्स इशू करने का मेन टारगेट यही था कि आपने एक तो इकोनॉमी की पहचान होती है कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, प्लस जिस राजा ने इशू किया है उस राजा का नाम यहाँ पर होगा। अब राजा का नाम प्लस कितने टाइम से कितने टाइम तक उसका रूल किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई राजा है, जैसा अभी हम फॉर एग्जांपल राजा छोड़ो, हम अपने ही गवर्नर की बात कर लेते हैं, शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जी का जो टाइम पीरियड है उसके टाइम पे वो जितने भी नोट छापेंगे उनके ऊपर उनका नाम मिलेगा। ऐसा ही हम देखते हैं मनमोहन सिंह जी के कॉइन्स, मनमोहन सिंह के भी जो है वो आरबीआई के गवर्नर जब थे तो उस टाइम पे उनके नोटों पे साइन होते थे। उर्जित पटेल का भी सेम ऐसा ही था। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा था कि जो राजा इशू करता था उसका नाम लिखा होता था। अब वो नाम या तो संस्कृत में लिखा होगा या फिर उसके बाद वो ब्राह्मी में लिखा होगा या पाली प्राकृतिक में। तो इससे क्या होता है कि कोर्ट लैंग्वेज भी पता चलती है। जब हमने देखा कि क्वाइंस के ऊपर संस्कृत में नाम लिखा है तो हमें यह अनुमान लगा कि कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी। जब ब्राह्मी में लिखा तो हमें पता चला कि ब्राह्मी को फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से हमें लैंग्वेज का भी पता चलता है कॉइन्स के थ्रू, प्लस डाइटी का भी। अब जैसे साउथ इंडिया में लोग जो है वो शिव जी के फॉलोवर थे, नॉर्थ में विष्णु के फॉलोवर्स थे। तो हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जो है वो शिव जी के फोटो छपी होती थी। नॉर्थ वालों में देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कृष्ण भगवान या विष्णु जी की फोटो होती थी। तो ये भी क्लियर होता है। प्लस कहीं पर हमें जो है कि अर्थ अर्थ जो यानी कि धरती माता उनकी फोटो मिलती है देखने के लिए, जिसको हम, ठीक है, और कहीं पे प्लांट्स की मिलती है, कहीं पर एनिमल्स की मिलती है। तो ये एविडेंस है। तो कॉइन्स क्या कर रहे हैं, हमें उस रीजन के बारे में भी बता रहे हैं। ब्रिटिश कॉइन्स तक का मैंने यहाँ पर मेंशन किया है आपको, ठीक है। ब्रिटिश कॉइन्स तक मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है। ब्रिटिश कॉइन फिर वो मॉडर्न कॉइन हो गया, सिक्का जिसमें एक साइड क्वीन विक्टोरिया थी और ऊपर लिखा होता था कि इस पैसे की, इस सिक्के की इतनी वैल्यू है। 5 5 अन्ना 10 अन्ना जो था वो सारा सिस्टम यहाँ पर फॉलो होता था। रुपया किसने लॉन्च किया था, रुपया सबसे पहले कोई बताएगा? शिवाती मैम आपको याद है रुपया किसने लॉन्च किया था? नहीं सर, नहीं याद है। मैम ऐसा ना बोलो, ये तो हिस्ट्री का। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपया या पैसा, जिसको हम रुपया या पैसा कहते हैं। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, शेरशाह सूरी। हाँ जी सर। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले रुपया लॉन्च किया है, हाँ जी सर। ठीक है। उसके बाद कॉइन्स का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया कि एक तो उसके ऊपर क्रोनोलॉजिकल जिस राजा ने वो लॉन्च किया है वो बताता था, उसमें लिखा होता था कि 500 से लेकर 1000 साल। वैसे तो राजा लोग 500 साल जीते नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा, उसके बाद यह डायनेस्टी भी हो सकती थी, ये इस डायनेस्टी का है, ठीक है। उसके बाद आपको अंपायर के बारे में बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का कैसे पता चलता है कि इंडिया की बाउंड्रीज। सपोज दैट कि हमें पाकिस्तान में कुछ कॉइन्स मिल जाए जो ये बताएं कि ये पृथ्वीराज के टाइम के हैं, या ये बोले कि ये कॉइन जो वो चंद्रगुप्त के टाइम का है। तो हमें ये अनुमान लगता है कि चंद्रगुप्त जो उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त का जो राज्य था वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में था। ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे बाहर देश के कॉइन यहाँ पर है, यहाँ के कॉइन जो है जैसे डॉलर है। अब डॉलर अगर भारत में मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, जब ट्रेड एंड कॉमर्स हो रही है। वैसे ही भारत का रुपए अगर हम रुपए में डील करते हैं तो बाहर जा रहा है, तो उस तरह से। वैसे ही सेम उस टाइम पे मोहरों में व्यापार होता था तो हमें जो है वो मिल जाती है। आर्ट एंड कल्चर, सिमिलर आर्ट एंड कल्चर का भी पता चलता है क्योंकि हम कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं कॉइन्स के थ्रू, ठीक है। जैसा जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसा पहले पहले हमारे इंडियन कॉइन्स पे शुरू में जो है वो अनाज की बहुत वैल्यू थी, इसलिए उनका एक दाना जो वो कॉइन्स के ऊपर था। लेकिन अब शिफ्ट हो रहा है, तो अब हम कोई और मॉडर्न फीचर्स को देखते हैं। जैसा हमने 2000 के नोट पर मंगलयान को देखा, ठीक है, 2000, और उसके बाद रानी की वाव को 500 के नोट पे देखा है। तो इस तरह से तो आर्ट एंड कल्चर को भी कॉइन्स रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल्स से समझ सकते हैं, हमें चीज़ें सिर्फ समझनी है। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, जैसा अभी रुपया हिंदी में लिखा है, रुपये इंग्लिश में लिखा है, सेम उस टाइम पे संस्कृत या तमिल, संस्कृत या द्रविडियन या फिर पाली प्राकृतिक या फिर ब्राह्मी खरोष्टी इन्हें में लिखा होता था।
तो ये लैंग्वेजेस के बारे में है, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टेस्ट मैंने आपको करवा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही था।